तो भाई अगर सच कहूँ तो हॉकाई सीरीज एक ऐसी सीरीज थी जिसके लिए मैं बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं बैठा था। और सच कहूँ तो मैं इससे एक दिन पहले भूल भी गया था कि अगले दिन हॉकाई सीरीज का 2 एपिसोड्स आने वाले हैं। तो तभी मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज करा कि भाई कल हॉकाई यार क्या सीन है, साथ में देखना है। तो मैंने बोला यार मैं तो टोटली इसके बारे में भूल चुका था, मेरे दिमाग से निकल गया था। ये सारे के सारे स्पाइडरमैन और मल्टीवर्स के चक्कर में हॉकाई सीरीज कहीं ना कहीं जरूर दब गई थी। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इसके पहले 2 एपिसोड देखने के बाद इसके लिए मेरा हाइप थोड़ा सा जरूर बिल्डअप हो चुका है। और इस सीरीज को जितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, जितने खूबसूरती से इसमें पूरी की पूरी क्रिसमस थीम को दिखाया गया है, मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं हॉकाई सीरीज का कहीं ना कहीं छोटा मोटा फैन तो बन ही गया हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीडटाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपके साथ करने वाला हूँ हॉकाई के एपिसोड 1 और 2 के ऊपर एक रिव्यू देने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको कुछ इसमें डिटेल्स जो मैंने नोटिस करी है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। ये एज सच हमारी पिछली वीडियोस की तरह कोई बहुत बड़ी ब्रेकडाउन वीडियो नहीं होने वाली है, बल्कि मैं इसके अंदर सिर्फ आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा और कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि हॉकाई सीरीज के अंदर इतने ज्यादा ईस्टर एग्स मौजूद नहीं थे जिसको मैं आपके साथ शेयर करके यहाँ पे डिस्कस कर सकूं। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस पूरी की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की तरफ चलने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि इस पूरी की पूरी सीरीज की जो सिनेमेटोग्राफी वगैरह की गई है, खासकर इसमें जो सारे के सारे म्यूजिक इस्तेमाल किए गए हैं क्रिसमस के हवाले से, वो इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर एक जान भर रहे हैं। और सच कहूँ कि यहाँ पे केट बिशप का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले करा यानी कि हेली स्टैनफील्ड ने, तो मैं कहूँगा कि उन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। मतलब इस कैरेक्टर के अंदर वो क्या लग रही हैं, क्या एक्सप्रेशंस उनके, क्या एक्शन सीक्वेंस उनके मजेदार, बहुत ही मजा आ रहा है हेली स्टैनफील्ड को इस सीरीज के अंदर केट बिशप का रोल में प्ले करते हुए देखते हुए। तो अब इसी के बाद अगर हम अपनी स्टोरी की तरफ चलें तो हम देखते हैं कि सबसे पहली बार यहाँ पे जब हमारी स्टोरी शुरू होती है तो वो 2012 की टाइमलाइन से होती है जब दी एवेंजर्स के इवेंट्स हुए थे। और हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे केट बिशप अपनी मदर एलेनोर बिशप वगैरह के साथ यहाँ पे मौजूद होती है। और हम देखते हैं कि इसी वक्त यहाँ पे जो है एवेंजर्स वाले पूरे के पूरे इवेंट होते हैं जब लोकी अपनी फोर्सेस को लेके न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हमला कर देता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से देखना, यानी कि आज हम देख रहे हैं कि वही एवेंजर्स वाली पूरी मूवी जहाँ पे हॉकाई जो है लोकी की फोर्सेस को उस बिल्डिंग पे खड़े होकर निशाने लगा लगा के जबरदस्त तरीके से पेल रहा होता है। तो हम ये पूरे के पूरे नजरिए से देख रहे हैं अब केट बिशप के, जहाँ पे वो ठीक एवेंजर्स टावर के सामने उसका एक घर मौजूद है और वो देख रही है कि किस तरह से हॉकाई, जिसके पास कोई सुपर पावर्स मौजूद नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपने बो एंड एरो और अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी फोर्सेस से जबरदस्त किस्म से मुकाबला कर रहा है। तो ये वो पॉइंट था जब केट बिशप ने इस बात का फैसला कर लिया था कि वो आगे जाके अपनी जिंदगी में हीरो बनना चाहती है। केट बिशप जो है अपनी सारी की सारी इंस्पिरेशन हॉकाई से ली है। और आगे चल के वो एपिसोड के अंदर जब वो बड़े होकर मिलते हैं आगे फ्यूचर में, तो इस बारे में उन्होंने और भी डिस्कशन करी हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस था द अवेंजर्स मूवी का, जो हमें दोबारा से एक बार एक अलग एंगल से दिखाई गई है, तो मुझे सच में इस तरह की जब भी कोई चीज़ होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एवेंजर्स एंड गेम के अंदर जब हमने पुरानी टाइमलाइंस के अंदर जाके उन्हीं इवेंट्स को दोबारा से रिलीव किया था तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट्स थे। तो इसलिए मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है कि आप फ्लैशबैक के अंदर जाके एक चीज़ को दिखा रहे हैं लेकिन एक किसी और के पर्सपेक्टिव से सेम वही फुटेज आप नहीं चला रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी लगती है और देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है। और इसी तरह हमने देखा कि इस न्यूयॉर्क बैटल के अंदर जब उनका पूरा का पूरा घर बर्बाद हो चुका होता है तो हमें दरअसल ये पता चलता है कि यहाँ पे केट बिशप के जो फादर होते हैं वो इस पूरे के पूरे हमले के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं और इस तरह से उनकी यहाँ पे मौत हो जाती है। इसी के बाद हमारे मूवी की जो है ओपनिंग क्रेडिट्स यहाँ पे आते हैं और इनके ऊपर मैं खासकर बात करना चाहूँगा क्योंकि इसके जो ओपनिंग क्रेडिट्स है और एंड क्रेडिट्स, यानी कि जब स्टोरी खत्म हो रही होती है, सीरीज खत्म होती है, तो इसको बहुत ज़्यादा तक जो है कॉमिक एक्यूरेट रखा गया है। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी कॉमिक बुक पन्नों को पलट पलट के पढ़ रहा हूँ और बिल्कुल उसके जो ग्राफिक्स, उसकी जो एनिमेशन थी वो बिल्कुल ऐसा कॉमिक एक्यूरेट लग रही थी। खासकर यहाँ पे जिन कॉमिक्स के ऊपर ये हेवीली बेस्ड है सीरीज, वो 2012 की हॉकाई सीरीज है जो कि मैट फ्रैक्शन और डेविड एजा ने लिखी थी। और इस पूरी के पूरी सीरीज को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप उनके ही कॉमिक्स को उठा के पढ़ रहे हैं। इसी के बाद हमने देखा था इस मूवी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था शुरू के अंदर वो ये था कि केट बिशप अपने यहाँ पे आर्चरी स्किल्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रही होती है। और हम देखते हैं कि जिस बेल टावर की तरफ वो जा रही होती है यूनिवर्सिटी को अंदर क्रॉस करते हुए, वहां पे हमें दरअसल एक नेम प्लेट नजर आती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि स्टेन टावर। तो यहाँ पे जो स्टेन टावर का रेफरेंस हमें दिया गया है ये दरअसल किसी और का नहीं बल्कि ओबड़ा स्टेन का है, जो कि आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क का विलन रह चुका है आयरन मैन 1 के अंदर। तो हो सकता है कि शायद जिस टाइम पे वो काफी फेमस हुआ करता था तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने उसके नाम पे इस ऑनर करने के लिए इस जगह को बनाया हो। इसी के बाद अगर हम यहाँ पे केट बिशप के दूसरे दोस्तों की बात करें तो उसमें से एक का नाम गैरर होता है। अब अगर गैरर की बात की जाए तो कॉमिक बुक में भी इस तरह के एक नाम का कैरेक्टर मौजूद है जिसका नाम गैरर ग्रैंट होता है और वो कॉमिक के अंदर कोई और नहीं बल्कि टाइगरा नाम की हीरो होती है जो कि बिल्कुल एक तरह की टाइगर होती है और उसके पास जबरदस्त किस्म की वैरायटी ऑफ पावर्स होती हैं। जिस तरह हमने वंडर वुमन की विलन चीता को देखा है उसी तरह सेम हमारे पास मार्वल कॉमिक्स में टाइगरा होती है। तो मे भी पॉसिबल कि यहाँ पे शायद ये नाम के जरिए रेफरेंस हमें जो दिया गया है आगे जाके ये एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी क्लेन बार्डन और टाइगरा की अच्छी खासी दोस्ती जमती है और वो लोग वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स का साथ में हिस्सा भी होते हैं।
अब इसके बात कर लेते हैं इस पूरी की पूरी सीरीज का जो सबसे ज्यादा क्रिंजेस्ट पार्ट मुझे लगा, मतलब स्टीव रॉजर्स म्यूजिकल, जहाँ पे हॉकाई अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ पे आया हुआ होता है उनको ये सब कुछ दिखाने के लिए। और यहाँ पे बेसिकली 2012 वाली एवेंजर्स बैटल को जो है दोबारा से रीमेक किया गया है ऑडियंस के सामने एक म्यूजिकल स्टाइल में। जिस तरह डिज्नी अपनी एनिमेटेड मूवीज के अंदर बहुत ज्यादा म्यूजिक घुसा देता है, उसको क्रिंज बनाने की कोशिश मैक्सिमम लेवल पे करता है, तो उसी तरह यहाँ पे रॉजर्स म्यूजिकल वाले जो हैं वो भी ठीक यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम हॉकाई के चेहरे पे ये सारी की सारी चीजें देख सकते हैं कि कितना ज्यादा वो नफरत कर रहा है इस पूरे के पूरे म्यूजिकल से। और खास बात यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है दरअसल इस पूरे के पूरे इवेंट के अंदर कि जब वो नताशा रोमानोफ को देखता है तो हॉकाई के ऊपर एक बहुत गहरा सदमा इसका फील होता है। उससे हम इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ पे हॉकाई जो है वो नताशा के आ जाने के ऊपर बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रहा है और अभी तक वो पूरे के पूरे सदमे से बाहर नहीं निकला है। तो मैं बस यहाँ पे वेट ही कर रहा हूँ कि जब हमारे पास यहाँ पे दूसरी ब्लैक विडो यानी कि येलेना बेलेनोवा आएगी तो उसके साथ इसका इंटरेक्शन किस तरीके से होने वाला है। खैर अभी के लिए अगर बात की जाए तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे हॉकाई की तरह से सुनने की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और अब वो एक हियरिंग डिवाइस को यूज कर रहा है। कॉमिक बुक में भी बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि एक बार हॉकाई की जो है सुनने की पावर चले गई थी, लेकिन फ्रैंकलिन रिचर्ड ने अपनी पावर्स के जरिए उसको रिस्टोर कर दिया था। लेकिन कॉमिक्स में भी कुछ टाइम के लिए उसने इसी तरह हियरिंग एड को इस्तेमाल करा था ताकि वो बेहतर सुन सके। इस पूरे के पूरे म्यूजिकल के अंदर एक और बहुत बड़ी चीज को चेंज किया गया था, वो ये था कि यहाँ पे हॉकाई बताता है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स तो न्यूयॉर्क वाली बैटल के अंदर मौजूद थे, लेकिन एंट मैन यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो अब आखिरकार आप लोग सोच रहे होंगे कि एंट मैन तो वाकई में हमने भी देखा, तो वो द एवेंजर्स के अंदर तो दूर दूर तक कहीं मौजूद नहीं था, उसको कोई रेफरेंस तक नहीं था। तो आखिरकार उन्होंने इस रॉजर्स म्यूजिकली के अंदर उसको क्यों डाल दिया, उसको एज अ मेन कैरेक्टर भी दिखाया जा रहा था सामने सामने करके। तो मैं आपको याद दिलाता चलूं कि अगर आपको याद हो एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट जिसके अंदर हमने देखा था कि पूरी की पूरी एवेंजर्स की टीम जो है वो टाइम ट्रैवल करके 2012 में यानी दी एवेंजर्स वाले इवेंट्स के अंदर जाती है, तो वहां पे एंट मैन भी जो है टाइम ट्रैवल करके गया था। तो हो सकता है कि एंट मैन हमें इस वजह से यहाँ पे नजर आ रहा है क्योंकि जब वो टाइमलाइन के अंदर पीछे गया था तो उसको कुछ लोगों ने वहां पे देख लिया था हीरोपंती करते हुए, और इस वजह से एक तरह से देखा जाए तो टाइमलाइन के अंदर ये छोटा मोटा चेंज आ गया है। तो ये एक छोटा सा ईस्टर एग था जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा कूल लगा। इसके अलावा इस पूरे के पूरे म्यूजिकली के अंदर हमें शवरमा का जो रेफरेंस है वो भी मिला। इसके पूरे के पूरे लिरिक्स जो चल रहे थे गाने के उसके अंदर यही था कि जब एवेंजर्स पूरी की पूरी दुनिया को कॉन्क्यूर होने से बचा लेंगे तो उसके बाद वो जाके शवरमा खाएंगे, जो कि सीधा रेफरेंस है हमारे द एवेंजर्स के एंड क्रेडिट सीन के ऊपर, जहां हमने देखा था कि एवेंजर्स की टीम सारी की सारी फोर्सेस से निपटने के बाद मजेदार अरेबियन शवरमा एंजॉय कर रहे होते हैं। और इसी के बाद हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन यहाँ पे स्टीव रॉजर म्यूजिकल से बाहर ले जाता है अपने बच्चों को एक डिनर करवाने के लिए, और एक तरह के वो चाइनीज रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बिल्ली का फिगर बना होता है जिससे उसका बेटा बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो रहा होता है, जिसका हाथ बार बार हिल रहा होता है। अब अगर आपने नोट किया हो तो इसी तरह का सेम फिगर हमने फैल्कन इन द विंटर सोल्जर के अंदर भी देखा था, जहाँ पे विंटर सोल्जर भी इसी तरह के एक चाइनीज रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वहीं पे भी उस तरह की बिल्ली से फैसिनेट हो रहा होता है। अब इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे केट बिशप जो है वो वापस अपने मदर के पास अपने घर पे मिलने के लिए आती है, और उसकी मदर उसकी सारे के सारे करतूतों की वजह से बहुत परेशान हो चुकी है और उसके वो क्रेडिट कार्ड्स बंद कर देती है। और हमें यहाँ पे इस बात से अंदाजा हो ही जाता है कि इसके सारे शशके देख के कि यहाँ पे जो बिशॉप फैमिली है वो काफी ज्यादा अमीर है, उनके पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो इसी तरह वो लोग यहाँ पे आज रात चैरिटी इवेंट के अंदर जा रहे होते हैं, जहाँ पे उसकी मदर उसको चलने के लिए कहती है ताकि एक तरह की जो उसकी पनिशमेंट है उसके अंदर वो यहाँ पे आके उसकी मदद करवा सके। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें बेसिकली इस पूरे के पूरे इवेंट के अंदर एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम अरमान द थर्ड होता है। अब अरमान नाम का कैरेक्टर कॉमिक बुक के अंदर भी मौजूद है, उसके पास कुछ सुपर पावर्स वगैरह मौजूद नहीं होती, वो इसी तरह का एक बहुत ही अमीर आदमी होता है। लेकिन यहाँ पे जो सारी की सारी स्टोरी चल रही है वो हमारी बेसिकली जैक के कैरेक्टर के ऊपर चल रही है, जो कि दरअसल केट बिशप की मदर यानी एलेना बिशप की जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा है, एलेनोर बिशप की जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा है, और वो लोग बहुत जल्द जो एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं। लेकिन केट बिशप को जो है अरमान के जरिए एक थोड़ा सा हिंट मिला है कि जैक जो बंदा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और केट वो शुरू से जैक को वैसे भी पसंद नहीं करती थी। अब यहाँ पे जैक का जो कैरेक्टर है मैं आपको बताता चलूं कि कॉमिक बुक में इसी नाम का एक कैरेक्टर मौजूद होता है, जो कि दरअसल कोई और नहीं एक विलन होता है शुरू में, जिसका नाम स्वॉर्ड्समैन होता है। अब अगर आप जैक के मूंछों का स्टाइल देखें, उसके हेयर स्टाइल देखें, तो आप कॉमिक वाले स्वॉर्ड्समैन को बिल्कुल उसके कॉमिक एक्यूरेट मान सकते हैं। तो बेसिकली होता कुछ इस तरह से कॉमिक के अंदर स्वॉर्ड्समैन जो होता है वो एक तरह का शुरू में विलन होता है जो कि एवेंजर्स टावर को इन्फ्लेरेट करता है, लेकिन बाद में जाके वो एवेंजर्स की टीम का हिस्सा बन जाता है और हॉकाई से ही ट्रेनिंग हासिल करता है यानी क्लिंट बार्टन से। तो इन पूरे के पूरे 2 एपिसोड्स के अंदर में जो प्लॉट चला के दिखाया गया वो यही है कि केट बिशप बेसिकली जैक के पर्देफाश करने में लगी हुई है कि किस तरह से वो एक ईविल इंसान हो सकता है, और वो उसकी मां को फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी के साथ हमने देखा था कि इसी पूरी की पूरी चैरिटी इवेंट के अंदर एक प्राइवेट मीटिंग चल रही होती है अंडरग्राउंड के अंदर, जहां पे कुछ अजीब और गरीब महंगी चीजों की एग्जीबिशन होती है और उनकी बोलियां लग रही होती है, जिसके अंदर अरमान का कैरेक्टर और जैक दोनों ही कैरेक्टर यहाँ पे मौजूद होते हैं इस बोली के अंदर, और लग रहा था कि बिल्कुल इलीगल टाइप की चीज चल रही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली होता यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सबसे पहले जो रॉनिन की तलवार होती है, यानी कि रॉनिन वो शख्स है जो कि हॉकाई ने अपना मेंटल लिया था जब वो 5 साल के टाइम के अंदर उसके बीवी बच्चे जा चुके थे और वो हर किसी को मार पीट रहा था। तो हम देख रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास किसी ना किसी तरीके से रॉनिन की चीजें आ चुकी हैं और वो यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जैक का कैरेक्टर
कैरेक्टर उस तलवार को हासिल करने के लिए अपना आखिरी जोर तक लगा रहता है, लेकिन वहीं पे अरमान का कैरेक्टर क्योंकि उसको भी ये तलवार चाहिए होती है तो वो उससे ऊंची बोली लगा के तलवार को हासिल कर ही लेता है। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ रोनिन की तलवार नहीं बल्कि रोनिन के सूट भी मौजूद होता है, जो कि यहाँ पे आज रात इस बोली के अंदर बिक रहा होता है। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये सूट बिक सके, अगले पल वहां पे एक जबरदस्त किस्म की गैंग का जबरदस्त किस्म का अटैक होता है, जिससे वो पूरी की पूरी मीटिंग बर्बाद हो जाती है। लेकिन इसी सारी की सारी भगदड़ के बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जैक का कैरेक्टर होता है वो उस रोनिन की तलवार को अपने पास हासिल कर लेता है। लेकिन यहीं से जो केट बिशप जो कि इन सारी की सारी चीजों के ऊपर छुप के नजर रख रही होती है, वो रोनिन को कपड़ों को उठा के पहन लेती है और वहां पे एक साथ रोनिन लड़ना शुरू कर देती है उन सारे के सारे गैंग मेंबर से। और यहाँ पे आगे में अंदाजा हो जाता है कि केट बिशप के कैरेक्टर जो वो एक ब्लैक बेल्ट है, उसके पास काफी सारे मेडल्स वगैरह मौजूद हैं, तो वो सिर्फ बाप के पैसे या माँ के पैसे के ऊपर नहीं बल्कि अपने स्किल्स के दम पे उसने वो हासिल किए हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से बेसिकली वो कुछ गुंडे जो हैं वो उसके पीछे लग जाते हैं, जो कि वो भागते भागते बचते बचाते एक डॉग को बचाती है, जहाँ पे उसकी एक आंख खराब टाइप की होती है, उसको बचाते बचाते अपने अपार्टमेंट के अंदर ले आती है। और दरअसल ये डॉग कोई और नहीं बल्कि कॉमिक से लिया गया लकी द पिज़्ज़ा डॉग है। और यहाँ पे बेसिकली इसको पिज़्ज़ा डॉग का रेफरेंस हमें इस तरीके से दिया गया कि जब केट उसको घर पे लेकर आती है और उसको खिलाने के लिए जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो वो बेसिकली फ्रिज में से निकाल के उसको एक पिज़्ज़ा देती है, जो कि उसको बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। तो यहाँ से हमें अपना रेफरेंस मिल गया लकी द पिज़्ज़ा डॉग का। अब इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मसला ये होता है कि अब न्यूज के अंदर हर तरफ ये चलना शुरू हो चुका होता है कि रोनिन लौटकर वापसी आ चुका है। अब जैसा कि हॉकाई इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मौजूद होता है, अपने बच्चों को लेकर घूमने आया हुआ होता है, तो वो भी जब ये न्यूज देखते हैं तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रोनिन का जो कांड है वो पूरा पूरा हॉकाई का है। उसने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी थी सूट को पहनने के बाद और बहुत से दुश्मन भी बना लिए थे। तो इसलिए वो उसको पता करना है कि आखिरकार ये सूट इस वक्त किसके हाथ लग चुका है और कौन बेचारे क्लेंट बार्टन की जो गलतियां हैं उसका अंजाम भुगत सकता है। तो इसलिए क्लेंट बार्टन जो है वहाँ पे हेली स्टैनफील्ड यानी कि केट बिशप के कैरेक्टर को ढूंढने के लिए निकलता है कि आखिरकार वो सूट किसके पास है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे केट का पीछा कोई और नहीं बल्कि गैंग कर रही होती है, जो कि उसके ऊपर अटैक करती है जबरदस्त तरीके से। और यहीं पे हम देखते हैं कि ये गैंग दरअसल कोई और नहीं बल्कि कॉमिक से ली गई ट्रैक सूट माफिया है, और इस सीरीज के अंदर भी इनको यही नाम दिया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो कॉमिक बुक के अंदर इनका एक और नाम होता है, जो कि होता है ट्रैक सूट ड्रैकुलास, और क्लेंट बार्टन की एक गैंग राइवली होती है जिनसे वो मुकाबला अक्सर करता ही रहता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब ट्रैक सूट माफिया के लोग यहाँ पे केट बिशप से मुकाबला करने के लिए आते हैं तो केट इनको मारने की कोशिश तो कर ही रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर भारी पड़ ही रहे होते हैं। और तभी हमारे सीरीज के हीरो की एंट्री होती है, यानी कि हॉकाई की, जो कि यहाँ पे आके केट बिशप को बचाता है और उसको कोने में ले जाके उसको बताता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे ये सब करने की कोशिश क्या कर रही हो। तो इसी तरह हम देखते हैं कि केट के लिए ये तो एक बहुत ही बड़ा फैन मूवमेंट होता है, क्योंकि वो बचपन से ही हॉकाई को देख के बड़ी हुई है, उसी के स्किल्स को देख के उसने स्किल्स सीखे हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे एकदम शॉक्ड होकर रह जाती है कि हॉकाई उससे मिलने के लिए आया है। लेकिन हम देखते हैं कि इसी तरह यहाँ से केट बिशप हॉकाई को अपने साथ अपने अपार्टमेंट के अंदर लेकर जाती है अगले एपिसोड के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो अपार्टमेंट है वो बिल्कुल हॉकाई सीरीज के जो कि 2012 वाली सीरीज है, जो कि मैं बता रहा हूँ, जिसके ऊपर ज्यादातर चीजें बेस्ड की गई हैं, वहां पे क्लेंट बार्टन का जो अपार्टमेंट होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे केट बिशप का जो अपार्टमेंट है उसको देख के कि यहाँ पे केट बिशप काफी ज्यादा आर्चरी वगैरह की प्रैक्टिस भी करती है और उसके हर तरफ घर में इधर से उधर चीजें बिखरी पड़ी होती हैं। लेकिन यहीं पे क्लेंट बार्टन उससे इस बात के बारे में पूछता है कि तुमने जब इस सूट को पहना था तो क्या तुम्हें किसी ने देखा था, तुम्हारे बारे में कोई जानता है कि रोनिन के अवतार के अंदर तुम मौजूद हो, यानी कि केट बिशप। तो कहती है कि नहीं नहीं, परवाह करने की कोई बात नहीं है, मुझे किसी ने ये सब करते हुए देखा और मैंने अपना मास्क भी उतरने नहीं दिया था। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि ट्रैक सूट माफिया के लोग उसको ट्रैक करते हुए उसके घर तक पहुंच चुके होते हैं और वो उसके घर के अंदर आके यहाँ पे जो है पेट्रोल की बोतल डाल के आग लगा रहे होते हैं। अब सच कहूं यार, इस वक्त जो पेट्रोल के रेट चल रहे हैं उसको देख के मेरे दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई कि ये लोग पेट्रोल इसी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। इतने पेट्रोल में तुम्हें कहां से कहां घूम कर आ जाता यार। खैर, इस तरह वो लोग यहाँ पे आग लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि केट बिशप की कैरेक्टर जो है अपने स्किल्स को शो करने के लिए, हॉकाई को इंप्रेस करने के लिए कुछ अपने स्किल्स का मुजाहरा करती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो उनको तीर मार के दूर भगाने की कोशिश करती है। वहां पे एक फायर एक्सटिंग्विशर जो है उनके ऊपर फेंकती है, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतनी देर में उसका पूरा का पूरा तकरीबन घर चल चुका होता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अब जैसा कि वो जो सूट था यानी कि रोनिन सूट वो उस घर के अंदर रह गया था, तो अब हॉकाई का मिशन ये होता है कि वो दोबारा से उस घर के अंदर जाएगा और सूट को रिट्रीव करेगा। और उसी तरह वहां पे हॉकाई दोबारा पहुंचता है और फायर फाइटर के गेटअप के अंदर जब जाता है वहां पे हासिल करने के लिए सूट, तो वहां पे मौजूद नहीं होता है। लेकिन तभी उसको एक हिंट मिलता है फायर फाइटर की वैन के ऊपर, जहां पे लिखा होता है न्यूयॉर्क सिटी लार्पर्स। अब न्यूयॉर्क सिटी लार्पर्स जो है कॉमिक बुक के अंदर एग्जिस्ट करने वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन लार्प जो होता है वो बेसिकली एक तरह का गेम होता है जिसके अंदर लोग अलग अलग गेटअप लेते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं और एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, कॉम्बैट वगैरह करते हैं, और ये आगे चल के हम देखेंगे भी। तो उसी तरह देखते हैं कि हॉकाई यहाँ पे उस बंदे का पता लगा रहा है जिसके पास रोनिन सूट है, और वो भी सिर्फ टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स के जरिए। तो भाई अगर तुम इस तरह की हरकतें करते हो और दुनिया के सामने अपनी हर चीज को शेयर करते हो, तो इस बात से अंदाजा लगा लो कि तुम्हें कोई भी ट्रैक कभी भी कर सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करना ही चाहिए। तो इसी तरह देखते हैं कि केट बिशप हॉकाई को अपने साथ एक सेफ हाउस के अंदर लेकर जाती है, जो कि वो बताती है कि वो उसकी आंट का जिसका नाम मोयरा ब्रेंडन होता है, और वो दरअसल टीवी में काम करने वाली एक एक्ट्रेस है, और कॉमिक बुक के अंदर भी मोयरा ब्रेंडन नाम की कैरेक्टर एग्जिस्ट करती है।
उसके बाद भी कोई सुपर पावर्स वगैरह मौजूद नहीं होती, लेकिन इसी तरह की वो फेमस एक्ट्रेस होती है और उसने एक बार हॉकाई की मदद भी करी थी कॉमिक्स के अंदर। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे केट बिशप और हॉकाई इसको अपना सेफ हाउस बना लेते हैं जहाँ पे लोग रुक सकें। और इसी तरह हम देखते हैं इनके घर के अंदर कि यहाँ पे एक मूवी का पोस्टर भी लगा होता है जो कि इस बात को कंफर्म करता है कि इस सीरीज के अंदर भी वो यहाँ पे एक टीवी एक्ट्रेस या मूवी एक्ट्रेस होने वाली हैं। खैर यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होती, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे हॉकाई इस बात का फैसला करता है कि वो जाएगा अब उस सूट को ढूंढने के लिए और उसी लारपार इवेंट के अंदर जाता है जहाँ पे उसको जबरदस्ती जो है यहाँ पे गेटअप लेना पड़ता है और वो उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसके पास ये सूट मौजूद होता है। लेकिन वो आदमी क्लिंट बार्टन को बोलता है कि तुम एक सुपर हीरो हो और तुम जो मुझसे मुकाबला करो और उस मुकाबले के अंदर तुम मुझसे हार जाना सबके सामने, तो तब जाके मैं तुम्हें ये सूट दे दूंगा। अब ना चाहते हुए भी हॉकाई को अपनी हार माननी ही पड़ती है उस आदमी से और वो सूट जो है आखिर में हॉकाई के हाथ वापसी लग जाता है। अब यहाँ पे जो आदमी होता है जिसके पास वो सूट होता है उसका नाम ग्रेल्स होता है। अब ग्रेल्स के हवाले से आपके पास कोई ज्यादा कान तो खड़े हुए नहीं होंगे, लेकिन मैं बता चलूं कि 2012 वाली हॉकाई सीरीज जो होती है उसके अंदर क्लिंट बार्टन के अपार्टमेंट का जो नेबर होता है उसका नाम ग्रेल्स ही होता है और वो दोनों इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर एज बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन अपनी वाइफ लॉरा को फोन करता है और बताता है कि भाई मुझे जो है आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं कुछ मसलों में फंस चुका हूँ। और उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें पता है ना कि क्रिसमस में 5 दिन रह गए हैं और अभी तुम चाहो तो अपने काम निपटा के 5 दिन में वापसी आ सकते हो और जो तुमने अपनी बेटी से प्रॉमिस करा है उसको निभा सकते हो। अब यहाँ पे जब प्रॉमिस वाली बात होती है तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जब भी कोई प्रॉमिस किया जाता है इस तरह की मूवी सीरीज के अंदर तो वो पूरा होता नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही है कि इस सीरीज की जो एंडिंग होने वाली है वो एक हैप्पी एंडिंग होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सीरीज के एंड होते होते हॉकाई अपने सारे के सारे काम तबाड़े खत्म कर देगा और वो हॉकाई का मेंटल जो है केट बिशप को देके अपने घर चले जाएगा। लेकिन इसी तरह हम यहाँ देखते हैं कि हॉकाई अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि वो यहाँ पे जो एक पुराना पैतरा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा जहां पे वो अपने आप को चारा बनाएगा। तो लॉरा फौरन समझ जाती है और कहती है कि ये तो ब्लैक विडो की चालों में से एक चाल है। तो अगर आपको याद नहीं कि ब्लैक विडो ने ये चाल कब इस्तेमाल करी थी तो मैं आपको याद दिलाते चलूं, द एवेंजर्स मूवी के अंदर जब नताशा रोमानोफ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है मूवी के अंदर तो वो उस वक्त कुछ रशियंस के हाथों में लगी हुई होती है, लेकिन हमें बाद में आके ये बात पता चलती है कि नताशा रोमानोफ उनके हाथ खुद लगी थी ताकि वो उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। तो हॉकाई बेसिकली यही वाला पैंतरा इस्तेमाल कर रहा होता है और अपने आप को खुद जो है ट्रैक सूट माफिया से पकड़वाता है ताकि वो जान सके कि इसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं और केट बिशप के पीछे वो लोग कितना ज्यादा लग सकते हैं, उसको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसको केट बिशप को इस पूरी की पूरी मुसीबत से बाहर निकालना है और उसी के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। लेकिन इसी तरह अगर हम यहाँ से केट बिशप के पास शिफ्ट हो तो केट बिशप यहाँ पे जो है अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है जहाँ पे जैक ने आज डिनर बनाया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि डिनर के ऊपर उनकी काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं और आर्ग्यूमेंट्स के बाद वो दोनों अपने अपने इंटरेस्ट को जाहिर करने लगते हैं जहाँ पे पता चलता है कि जैक को भी तलवारबाजी का थोड़ा बहुत शौक है। तो केट बिशप क्योंकि तलवारबाजी में बहुत ही अच्छी है तो वो उसको मुकाबले की ऑफर करती है। वो वहां पे मुकाबला सिर्फ इसीलिए करना चाह रही थी ताकि वो इस बात को प्रूव कर सके कि जैक जितना शरीफ बनने की कोशिश करता है वो है नहीं। लेकिन जैक यहाँ पे बहुत ज्यादा शातिर होता है, वो अपने स्किल्स नहीं दिखा रहा होता और बार बार यहाँ पे केट बिशप से जो है हार रहा होता है। लेकिन इन दी एंड जब केट उसके मुंह के ऊपर वार करने का सोचती है तो वहीं पे वो अपने स्किल्स को दिखाते हुए उसकी तलवार को वहां पे नीचे गिरा देता है और केट अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि जैक आपके सामने जो एक ड्रामेबाजी करने की कोशिश कर रहा है ये वो नहीं है जो कि हमें नजर आ रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एलेनोर बिशॉप की जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे बिल्कुल चिल है इस चीज के ऊपर और उसको बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जैक के बारे में जो बातें निकल रही हैं वो सच भी हो सकती हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर जो मूवी की विलन होने वाली है वो एलेनोर बिशप ही होने वाली है जो कि सीक्रेटली सारी की सारी चीजों को चला रही हैं और इसलिए वो बार बार केट बिशप को इन चीजों से दूर रहने के लिए कह रही हैं, क्योंकि अगर केट बिशप दूर नहीं रहेगी तो इन दी एंड उसका मुकाबला अपनी ही माँ से हो सकता है। लेकिन इसी के बाद अगर हम देखें तो हॉकाई को यहाँ पे ट्रैक सूट माफिया के लोग पकड़ के आ चुके हैं और सच कहूं तो ट्रैक सूट माफिया के जो लोगों को एक्सेंट दिया गया उनका बात करने का स्टाइल ब्रो ब्रो करके वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है जहाँ पे हॉकाई उनको बता रहा होता है कि वो कितने ज्यादा निठल्ले हैं और हॉकाई उनका बाप है, तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रही होती है। लेकिन हॉकाई यहाँ पे बोलता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से बात करना है, मैं यहाँ पे तुम लोगों से खेल तमाशे करने के लिए नहीं आया हूँ, जो तुम्हारा बॉस है उसको लेकर आओ, मैं उससे बात करना चाहूंगा। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे केट बिशप जो होती है वो हॉकाई के फोन को ट्रैक करती है। अब यहाँ पे केट बिशप की जो मदर है उसके पास एक सिक्योरिटी कंपनी है और सिक्योरिटी कंपनी का इस्तेमाल करते हुए केट बिशप किसी के भी मोबाइल फोन को जो है हैक करके ट्रैक कर सकती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि केट बिशप यहाँ पे हॉकाई के फोन को ट्रैक करना शुरू करती है क्योंकि वो समझ जाती है कि वो किसी मुश्किल में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली केट बिशप उसको बचाने की जगह एक ऐसी एंट्री मारती है कि उल्टा वो दोनों को बांध के एक झूले के साथ बिठा दिया जाता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जब वहां पे हॉकाई उनके लीडर से बात करने की डिमांड करता है तो ट्रैक सूट माफिया का जो आदमी होता है वो अपनी लीडर के पास जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किसी और से नहीं बल्कि माया लोपेस के कैरेक्टर एको से। अब जिन लोगों ने कॉमिक को नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कॉमिक के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं उनको बताता चलूं कि ये कैरेक्टर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है इस पूरी की पूरी सीरीज और आगे एमसीयू के फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि एको का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली ना सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। और इसी वजह से आप वंडर कर रहे होंगे कि आखिरकार ये यहाँ पे इतने सारे स्पीकर्स के अंदर उनके ऊपर हाथ रख के गाने क्यों सुन रही थी। तो बेसिकली एको की पावर ये होती है कि वो किसी भी छोटी मोटी फ्रीक्वेंसीज को फौरन से डिटेक्ट कर सकती है और उसके जो सेंसेस हैं वो आम ह्यूमन से बहुत ज्यादा तेज होते हैं। वो किसी भी इंसान को जब बात करते हुए देखती है तो उसके लिपसिंग को देखते हुए वो इस बात का अंदाजा लगा लेती है कि वो क्या कह रहा है।
लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एको जो है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म की फाइटर होती है, उसके पास जबरदस्त किस्म के निंजा टेक्निक्स मौजूद होती हैं और उन सबसे ऊपर बात वो ये है कि वो किंग पिन की सौतेली बेटी होती है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हॉकाई सीरीज के अंदर किंग पिन को इंट्रोड्यूस करवाने के कितने ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। और अगर मैं इससे भी बड़ी बात अगर आपको बताऊं तो एको यानी माया लोपेज का कैरेक्टर जो है वो हमें सबसे पहली बार और ज्यादातर जो है कॉमिक के अंदर डेयर डेविल के कैरेक्टर के साथ ही नजर आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एको का कैरेक्टर है जिसको यहाँ पे इनका बॉस बताया जा रहा है ट्रैक सूट माफिया का, ये भी दरअसल बॉस नहीं है। यहाँ पे एको जो है वो भी किसी और के लिए काम कर रही है और इस वक्त ये इनकी बॉस बनी हुई है। और मुझे लगता है कि वो कोई और शख्स कोई और नहीं, या तो वो किंगपिन हो सकता है जिसका कॉमिक बुक से बहुत ज्यादा रेफरेंस में मिलता है, या फिर वो खुद एलेनोर बिशप यानी केट बिशप की माँ हो सकती है, जो इसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के अंदर भी मौजूद हैं। तो इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे आज के दोनों एपिसोड्स खत्म होते हैं। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई होगी क्योंकि आज हमने दोनों एपिसोड्स को एक ही वीडियो में कवर करा है, लेकिन मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि इसके जरिए आपको कुछ नई चीजें भी पता चली होंगी और कुछ चीजें जो आपको समझ में नहीं आएंगी इस वीडियो एक्सप्लेन के जरिए आपको समझ में आ ही गई होंगी। तो आप लोग कमेंट डाउन करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये दोनों एपिसोड कैसे लगे हैं और इसकी एंडिंग के हवाले से आपका क्या ख्याल है। आपको क्या लगता है कि एको का कैरेक्टर माया लोपेज का कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ अगर इस वीडियो को एंजॉय करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम इसी तरह अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कंटेंट को कवर करते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर डेली डोज हासिल करना चाहते हैं मार्वल कॉमिक्स का, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।